हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम हिंदी की कक्षा 10 का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट जो कक्षा 10 में इस समय जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को अब ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी एग्ज़ाम 16 फरवरी से है ना। सभी लोग अपना अपना प्रवेश पत्र भी लगभग पा ही चुके होंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग जो है लास्ट बार इस क्लास को जरूर देखें, ठीक है। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो इस मॉडल पेपर के आधार पर आपका पेपर होगा। जो आप कक्षा 10 में यानी जो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो आपका जो पेपर होगा वो कुछ इस आधार का होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ना देख पा रहे हों या आपके मित्र लोग जो इस क्लास के बारे में ना जानते हों, हमारे चैनल के बारे में ना जानते हों, तो आप उनको ये चैनल जरूर शेयर करें और इस क्लास को तो ज़रूर ही शेयर कर दें, ठीक है ना। और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, ताकि उनको जो आवश्यक जो सूचनाएं हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको भी प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो आइए अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्योंकि यह क्लास वैसे ही बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम वो सारी बातें बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 10 हिंदी है। इसमें समय दिया जाएगा आपको 3 घंटा 15 मिनट का, और ये मॉडल पेपर फर्स्ट है हो रहा है, ठीक है। सन 2023 पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। पूर्णांक आपका 70 का होगा, और यहाँ पे नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब प्रश्नों में ही आपको जो है सूचनाएं मिलेंगी। जो प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ पे, उस प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, यानी सन 2023 की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो एग्जाम बनने वाले, मतलब इस एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं, वो प्रश्न पहले बनेंगे जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन विकल्पीय लेकर के आया हूँ। तो देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कहलाते हैं। ये 20 नंबर के होंगे। 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, 4 क्वेश्चन मैं और लिखूंगा। इसमें 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा और 10 अगले मॉडल पेपर में कराऊंगा, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सेम कुछ ऐसे ही होंगे, लेकिन 20 आएंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए, व्याकरण के भी क्वेश्चन सम्मिलित होंगे और आपके साहित्य से भी सम्मिलित होंगे क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके बाद और क्या आपके एग्जाम में आएगा, क्या पेपर में आएगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बाद में भी करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है इस परीक्षा में आपके पेपर का आधार क्या रहने वाला है। तो ये देखते हैं, पहले प्रश्न नंबर पहला क्या है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो आपको इन्हें बताना है कि वो मित्रता है, कि प्रेम वाटिका है, कि गीत है, कि घोड़ा बादल की कथा है। ये आपको देखना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चीता के फूल किस विधा की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षादान एकांकी के लेखक हैं। आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं भी कराऊंगा एक तरफ से, तो आपको ऑप्शन ही बताऊंगा। फिर है, भूदान यज्ञ के लेखक कौन है। तो ये भी आपको एक बार, चलिए मैं यहाँ थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, नजर डालिए एक बार।
चलिए शुरू करें फिर। आइए देख लीजिए, सबसे पहले देते हैं खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। तो मैं बता दूं, मित्रता, प्रेम वाटिका, गीत और गोरा बादल कथा में आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो है घ नंबर। गोरा बादल कथा, यह इसके जो लेखक हैं वो जटमल हैं, ठीक है। उन्होंने इस रचना को लिखा है। यह रचना हिंदी गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है चिता के फूल, यह किस विधा की रचना है? तो मैं बता दूं आपको, ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। चिता के फूल ये क्या है? कौन सी विधा की रचना है? ये एकांकी है, संस्मरण है, कहानी है या निबंध है? तो इसमें आपको बता दूं कि ये आपकी जो रचना है वो है कहानी। अगला है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। तो बताइए रंगभूमि उपन्यास किसका है ये? तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो उपन्यास का सम्राट माना जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 3 का घ नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? मुंशी प्रेमचंद। इनकी जो रचना है रंगभूमि, कर्मभूमि है ना, निर्मला, करबला, गोदान, गबन, नमक का तरुआ, गुल्ली डंडा, पंच परमेश्वर, ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। जिनमें से ये उपन्यास की बात पूछी गई यहाँ पे, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? अब बताना है, इसमें विधा बताना है, नहीं विधा नहीं बताना, किसकी रचना है? ब्रज भाषा गद्य की रचना है ये, अवधी भाषा की रचना है, कि बघेली की है, कि कन्नौजी की है? ये आप 4 क्वेश्चन दिए, मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, आप लगाने का प्रयास कीजिए। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ब्रज भाषा गद्य की, अवधी गद्य की, बघेली की, कन्नौजी की? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बघेली की रचना मानी जाती है श्रृंगार रस मंडन, ठीक है। अब है शिक्षादान एकांकी के लेखक हैं। तो शिक्षादान एकांकी के लेखक कौन से हैं? इसमें आप बता देंगे शिक्षादान जो है बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन दिए गए प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त, जिनमें से आपका सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अगला है, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। इसमें एक रचना पूछी गई भूदान यज्ञ के लेखक। भूदान यज्ञ के लेखक कौन है? भूदान मतलब पृथ्वी का दान है ना, भूदान यानी पृथ्वी का दान नहीं कहते, मतलब भूमि का दान, ठीक है, भूदान। तो भूदान यज्ञ के लेखक कौन है? ये विनोबा भावे हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, इसमें क्या लगा दिए हैं? अच्छा इसका नहीं, सॉरी, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है ये। शिक्षादान जो एकांकी है ये है आपकी प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है ये। सॉरी इसमें गलत लग गया था, सब लोग इसको सुधार लेंगे, ठीक है ना। किसकी रचना है ये? शिक्षादान, ये है आपकी प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है। चलिए इसमें गलत नहीं कीजिएगा, शिक्षादान प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, ठीक है। शिक्षादान, रुक जाइए थोड़ा इसमें मिस्टेक हो रही है। ये इसमें गा नंबर ही सही होगा, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट। चलिए यही सही होगा, थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए थे आप लोग, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन सही है, यही सही है, बालकृष्ण भट्ट ही है। शिक्षादान एकांकी के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ इतने हो गए। लास्ट क्वेश्चन है अभी आपका
भूदान यज्ञ के लेखक, तो भूदान यज्ञ के जो लेखक हैं वो है विनोबा भावे जी। कौन है? विनोबा भावे। ये क्वेश्चन नंबर आपका का सही हो जाएगा। ठीक है, भूदान यज्ञ के जो लेखक माने जाते हैं वो विनोबा भावे जी माने जाते हैं। श्रृंगार और मंडन, चलिए इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये वाला क्वेश्चन आप सुधार लीजिएगा थोड़ा, यहाँ ये मिस्टेक हो गया का नंबर। ये ब्रज भाषा की रचना है, इसमें चिन्हित कर देते हैं थोड़ा, इसको आप सुधार लीजिएगा। इसमें गलती हो गई थी, इसमें गलती नहीं थी, गलती इसमें हुई थी। चलिए अब सब कुछ सही है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और अब डालिए एक बार इसको। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये आपकी हो जाती है गोरा बादल कथा। दूसरा प्रश्न है चिता के फूल किस विधा की रचना है? तो ये आपकी कहानी हो गई। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक है आपके कर्मभूमि आपकी मुंशी प्रेमचंद की हो जाती है। श्रृंगार रस मंडन की किसकी रचना है? तो श्रृंगार रस मंडन ये ब्रजभाषा गद्य की रचना मानी जाती है, ब्रजभाषा। ठीक है, जो आपके कहाँ बोली जाती थी? मथुरा साइड बोली जाती थी, है ना। ठीक है, शिक्षादान एकांकी के लेखक, तो ये आपके हो गए शिक्षादान एकांकी के लेखक। शिक्षादान यह है आपका बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, भूदान हो जाती है विनोबा भावे की। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें किसी प्रकार कोई संशय नहीं है, कोई समस्या नहीं है, एकदम ये 100% श्योर है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलिए 4 क्वेश्चन हमें और कराना है, तो मैं इसको इरेज करके 4 क्वेश्चन आपको और करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि और आप एग्जाम में क्या पूछते हैं विकल्प के अलावा। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। प्रश्न नंबर 7 से। ठीक है, अष्टयाम के अष्टयाम के लेखक हैं। ऑप्शन आपका का है उनका, तो खा है। इसमें हम कर देते हैं विठलनाथ, गोकुलनाथ, ग नंबर नाभादास, घ नंबर है ये सभी। अब बताइए कौन सही है। आप लोग जब तक इसको खोज के रहिए, मैं अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा स्याही कम पड़ गई, थोड़ा स्याही डाल लेता हूँ मैं।
प्रश्न नंबर 8 है, भारतेंदु युग भारतेंदु के लेखक कौन है? इन्हें बताना है आपको कि इनमें से भारतेंदु के लेखक कौन है। ठीक है, यानी ये 4 में लिखने जा रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कि भारतेंदु के लेखक कौन माने जाते हैं। का हो गया, खा हो गया, ग हो गया, घ हो गया। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नाभादास, सभी। आपको बताना है मुझे कौन जो है आंसर सही है। फिर है प्रश्न नंबर 9, इसका भी उत्तर देना है आपको। स्वतंत्रता युग की समय सीमा बताना है। मैं आपको बताना 4 विकल्प दे रहा हूं, में से कौन सी आपको बताना है। क नंबर, ख नंबर, ग नंबर और ये हो जाएगी घ नंबर। इनमें से आपको बताना है भारतेंदु की समय सीमा, वो स्वतंत्रता की समय सीमा। उन्नीस सौ 22 से 1938, 1938 से 1938 से 1947 या 1947 से अब तक आपको बताना है। फिर है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आप बताएंगे प्रश्न नंबर 10 है, कुहासा और किरण के लेखक हैं। कुहासा और किरण के लेखक हैं। का नंबर, विष्णु प्रभाकर,
विष्णु प्रभाकर। ख नंबर है कन्हैयालाल। कन्हैयालाल। ग नंबर है जयशंकर प्रसाद। घ नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी। घ नंबर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रामवृक्ष बेनीपुरी। आप टिक करते चलिए। चलिए लगाइए दिमाग और सही कीजिए आंसर को, किसमें कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया 7वां क्वेश्चन है, अष्टयाम के लेखक हैं विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास की सभी। लगाइए दिमाग और आंसर दीजिए। चलिए मैं बता दूं, इसके जो अष्टयाम के लेखक माने जाते हैं वो है नाभादास। कौन माने जाते हैं? नाभादास। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय द्वीप के लेखक कौन है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, कि नाभादास जी हैं। ये सभी माने जाते हैं कि सभी भारतीय द्वीप के ही लेखक हैं। बताइए। तो इनमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, मैं ये अक्सर आपको बताता रहा हूँ कि भारतीय द्वीप के लेखकों में आचार्य कौन है? आचार्य रामकृष्ण, प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट और भारतीय हरिश्चंद्र जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप आराम से देखते ही टिक मार सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा कितनी है? तो स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो समय आता है वह पूर्व भारतीय द्वीप का। अब पूर्व भारतीय द्वीप का अगर हम समय देखें तो ये होता है 13वीं शताब्दी से माना जाता है। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। कितना माना जाता है? 13वीं शताब्दी से 1868। ये क्या समय? पूर्व भारतीय द्वीप का। मैं अगर यहाँ से यहाँ थोड़ा गैप ले लूँ तो ये पूर्व भारतीय द्वीप का समय क्या है? पूर्व भारतीय द्वीप का समय। फिर भारतीय द्वीप आता है। कौन सा आता है? भारतीय युग आ जाता है। तो भारतीय द्वीप की समय सीमा क्या होती है? 1868 से 1900 ईस्वी। फिर द्विवेदी युग आ जाता है। द्विवेदी युग सभी लोग जानते हैं कि 1900 से 1922 ईस्वी माने जाते हैं। 1900 से 1922 ईस्वी। फिर आ जाता है द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग आता है। क्या आता है? शुक्ल युग, जिसकी समय सीमा होती है 1922 से 1938 ईस्वी मानी जाती है। फिर शुक्लोत्तर युग आ जाता है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा होती है 1938 से 1947 तक मानी जाती है। शुक्लोत्तर युग के बाद सभी को पता है किया जाता है स्वतंत्रोत्तर युग। क्या जाता है? स्वतंत्रोत्तर युग, जिसकी समय सीमा होती है 1947 से अब तक। और इस ऑप्शन नंबर आपका स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा पूछी गई है। जो सबसे नीचे है वो मैच का 1947 तक था। क्वेश्चन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक। फिर कुहासा और किरण के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, कन्हैयालाल विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद हैं, या रामवृक्ष बेनीपुरी है। इसमें आप बिना सोचे समझे लगा दीजिए विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आगे आपके जो है पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको इरेज करके प्रश्न नंबर कहने मतलब जो 21 आएगा, प्रश्न नंबर 21वां। ठीक है, क्योंकि 20 तक तो आपके विकल्पी क्वेश्चन होंगे। कहाँ तक होंगे विकल्पी? 20 नंबर तक विकल्पी क्वेश्चन। इसके बाद जो 21 नंबर से तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आगे क्या आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब मैं सिर्फ बताऊंगा और तैयारी आप लोग करेंगे। ठीक है, इसमें मुझे अब कराने का वक्त नहीं है इतना, क्योंकि वैसे पेपर लंबा हो जाएगा।
जो चीज़ें छोटी होंगी उनको आसानी से समझा रहा हूँ, और बाकी बता दूँ आपको कि आपके परीक्षा में क्या आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। आएगा एक पैराग्राफ आएगा, क्या आएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ समझ पा रहे हैं क्या होता है? तो चलिए बता दूं आपको। एक पैराग्राफ आएगा, इस पैराग्राफ में क्या देखेंगे आप, इस पैराग्राफ में बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक डैश करके पैराग्राफ लिखा होगा। यहाँ से मैं लिख के दिखा दूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा लिखने में और आपका मैं पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। मान लीजिए यहाँ कोई XYZ मैटर लिखा हुआ है और इसके नीचे आपको का खा गा का क्वेश्चन देखने मिलेगा, का मिलेगा, खा मिलेगा, गा मिलेगा। कम से कम 3 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन आपको देखने के यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, जो भी प्रश्न यहाँ पे बनेंगे तो आपके यहाँ पे उसका उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न क्या बनने वाला है कि दिए गए पैराग्राफ से दिए गए पैराग्राफ का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए, इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ सकता है। तो संदर्भ किन किन बच्चों को नहीं आता वो मैं भी बताऊंगा, इसका आंसर लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, पाठ का नाम तथा शीर्षक का नाम बताना होगा, है ना, मतलब लेखक का नाम तथा शीर्षक का नाम। यहाँ पूछेगा कि लेखक तथा शीर्षक का नाम बताइए, लेखक तथा पाठ के शीर्षक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है। घ नंबर है फिर इसमें आपसे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, क्या पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे परीक्षा में। तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, तो इसमें मैं बोल बता दूं जल्दी हो जाएगा या मैं लिख के बता दूं। चलिए इरेज करता हूं। आपको डालना होगा सबसे पहले, देखिए संकेतांक डाल देंगे, ठीक है। संकेतांक डालेंगे और संकेतांक के मान लीजिए यहाँ से दिया हुआ कोई कहानी है ना, एक राजा था, मान लीजिए इसको ऐसा आएगा नहीं, पर एक जो भी पैराग्राफ आएगा यहाँ पे एक राजा था करके होगा और पूरे यहाँ से यहाँ तक मैटर यहाँ पे लिखा होगा और वह सुधर गया, है ना, हम यहाँ लिख देते हैं और वह सुधर गया। मान लीजिए इतना बड़ा पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है, तो हम सबसे शुरुआत में लिखेंगे और सबसे अंत का लिखेंगे। तो सुधर गया यहाँ डैश करके लिख देंगे, सुधर गया। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, समझ पा रहे हैं नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, कह रहे हैं जितना बड़ा भी ये पैराग्राफ लिखा होगा तो शुरुआत के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द आपको यहाँ पे लिख देना है। कहाँ पे, संकेतांक में। तो शुरुआत में एक राजा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक राजा, यहाँ डैश कर देंगे और फिर यहाँ पे सुधर गया, यानी आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति की ये आखिरी 2 शब्द थे, इतना लिख देना है। इसके बाद आपको डालना है संदर्भ, ठीक है। ये आपका हल बता रहा हूँ कि आपको अपनी कॉपी में कैसे हल करना है। संदर्भ हेडिंग डाल के इनके काले से यहाँ पे संदर्भ, फिर संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
पाठ्य पुस्तक हिंदी के मान लीजिए मित्रता नामक पाठ से आया हुआ है, ठीक है ना, या हम ममता वाले कह देते हैं, हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपका संदर्भ हो जाता है, ठीक है। अब जब बात आएगी रेखांकन की व्याख्या करने के लिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपका बन था पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन था ख नंबर, तो ख नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी आप दे दीजिए नंबर में। तो आप लिखिए शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम आप लिख देंगे ममता तथा, इनको आप ताले से लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम ममता तथा लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। ये हो जाएगा। फिर रेखांकन अंशों की व्याख्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा नंबर। तो ग नंबर जो हो जाएगा, तो ग नंबर पूछा गया से रेखांकन अंशों की व्याख्या करना। तो जो व्याख्या करेंगे तो आप व्याख्या डाल देंगे हेडिंग के रूप में। व्याख्या यहाँ पे जहां जहां रेखांकित अंश दिए गए हों उनको यहाँ पे आपको नोट कर देना है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेखांकित अंश आपके जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे रेखांकित किए होंगे, है ना। तो जितने में रेखांकित हैं उन्हीं को नकल करके यहाँ पे लिख देना है जब गद्य से पूछेगा तब, ठीक है। ये गद्य से हो जाएगा, ठीक है। ये मैटर समझ होंगे। ये आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन इस तरह से पद से बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक पद से भी यही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी हो सकती, मतलब लिखनी हो सकती है, ठीक है। फिर आएगा पद से जो अगला क्वेश्चन आएगा, यानी 21 नंबर का हो गया। अब 22 नंबर का अगर देखो, किसका 22 नंबर का, 22वें प्रश्न नंबर जो 22वां होगा, 21 से बात कर रहे हैं क्योंकि 20 नंबर तक आपके विकल्पित क्वेश्चन हुए हैं। 21 में आपको हिंदी का वो जो है पैराग्राफ आया है गद्य का, 22 नंबर में हिंदी पद्य का पैराग्राफ आएगा। क्या आएगा, हिंदी पद्य से एक पैसेज, एक पैराग्राफ। जो भी मैंने बताया इसमें भी आपको क्या लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा। क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। और नंबर इसमें कोई सही प्रश्न हो सकता है, एक तो हो जाएगी व्याख्या करना। ये दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट हैं। किसमें, जब हिंदी पद्य से एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है ना, हिंदी पद्य से पैराग्राफ आएगा, इस पैराग्राफ से प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों को उत्तर आपको देना होगा। तो एक संदर्भ लिखना है और व्याख्या करनी है। ये दो सॉलिड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 23 में देखें, प्रश्न नंबर 23 में, तो इसमें आएगा गद्य से एक लेखक का जीवन परिचय।
गद्य से लेखक का जीवन परिचय। 24वां नंबर जब होगा या 23 के का खा होंगे, तो का में मान लीजिए इसको और खा में मान लीजिए, तो खा में आ जाएगा कवि का जीवन परिचय। क्या आएगा? कवि परिचय आएगा। एक कवि परिचय आएगा, एक लेखक का जीवन परिचय, कवि परिचय आएगा। और इसके बाद एक रस छंद अलंकार आपको लिखने के लिए आ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम बता दें आगे। 24 नंबर डाल लेते हैं। 24 नंबर में जो आएगा तो एक मैटर आ जाएगा संस्कृत पद्य से, संस्कृत गद्य से, और एक मैटर आएगा इसी का खा नंबर हो जाएगा संस्कृत पद्य से आएगा। ठीक है, संस्कृत गद्य से आएगा, संस्कृत पद्य से आएगा, और इसमें संस्कृत से प्रश्नोत्तर आएंगे। एक और बना देते हैं, संस्कृत से प्रश्नोत्तर। इतने की तैयारी आपको करना है। संस्कृत से प्रश्नोत्तर आएंगे। फिर व्याकरण में, चलिए इतना नोट करके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद आएगा आपका 25वां। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, देखते चलिए क्या क्या आएगा। इतना ही आपको पढ़ना है। जो स्टूडेंट ये मैटर पढ़ लेंगे या जो मैं लिखा रहा हूँ इस रूल का पालन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से उसके 90 नंबर से कम आ ही नहीं सकती किसी हालत में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगला 25वां नंबर है। प्रश्न नंबर 25 में इसमें आएंगे, देखिए काव्य सौंदर्य तत्व आ जाएंगे, रस आएगा, एक रस आ जाएगा का नंबर में। इसके 25 का काम में एक रस आएगा। रस में आपके हाथ से कर्म आ सकते हैं। कौन से आ सकते हैं? हाथ से व कर्म रस, यही है ना। या इसमें श्रृंगार और ध्येय शामिल कर देते हैं। हाथ से कर्म या श्रृंगार, इतने ही आपको पढ़ना है रस में। फिर ख नंबर आ जाएगा इसी का, इसमें एक छंद आपको आएगा। ठीक है ना, छंद मतलब जाते हैं ना जिसमें आपकी सोठा सम्मिलित किया गया है। सोठा आ सकता है, रोला आ सकता है और दोहा आ सकता है। केवल इतने ही आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं। फिर एक अलंकार से आ जाएगा, इसी का ग नंबर हो जाएगा। इसी में एक अलंकार आपको लिखने के लिए आएगा। अलंकार, अलंकार में आएगा आपका उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पढ़ने हैं, है ना। उपमा रूपक ये तो निश्चित रहते हैं। यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। यही पूछे जाते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। मैंने सारी अलंकारों की, छंद की और रस की क्लासें दी हैं। अब मैं जो मैटर लिख रहा हूँ इनको आप मेरी क्लास पीछे वाली क्लासों को देख लेंगे, तो सारे मैटर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना भी आना चाहिए हिंदी में, है ना। आएगा तो नहीं, वैसे अगर आ भी जाता है तो आप लोग लिख लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसमें प्रार्थना पत्र भी आना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 26 हम लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 26 में प्रार्थना पत्र आपको प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए। 27 में 27 में आपको देखिए निबंध भी आना चाहिए। निबंध लेखन आना चाहिए। निबंध लेखन हो जाएगा। और निबंध लेखन साथ साथ संस्कृत के अनुवाद भी बनाने को आ सकते हैं, है ना। संस्कृत से इसमें मैं 28 नंबर डाल के लिख दे रहा हूँ। इसमें आपके आ जाएंगे, देखिए धातु रूप भी पूछ सकता है,
शब्द रूप भी पूछ सकता है। ठीक है, तद्भव तत्सम पूछ सकता है। ये सब नोट कर लीजिए, यही पूछे जाएंगे, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द आ सकते हैं। पर्यायवाची हो जाएंगी। प्रत्यय उपसर्ग पढ़ना है। ये सारी क्लासें हो गई, प्रत्यय उपसर्ग हो चाहे पर्यायवाची विलोम शब्द हो, मैंने सभी क्लासें आपकी कक्षा 10 की हिंदी में करा दिया है। सबसे पहले आप मॉडल पेपर देखेंगे, इसी बाद इसी का पालन करेंगे। प्रत्यय उपसर्ग पढ़ना है, ठीक है, और हिंदी टू संस्कृत अनुवाद आना चाहिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। जितना मैटर मैंने यहाँ पे बता दिया है, इस रूल का आपको पालन करना है। ये सारा मैटर कंप्लीट करना है आपको, तो आपके 90 नंबर से कम किसी हाल में नहीं आ सकते, या गारंटी है बिल्कुल, ठीक है। बस ये थोड़ा मन लगा के, दिमाग लगा के, इत्मीनान से जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे तभी आप इसको सब कुछ तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, ये मॉडल पेपर आपका जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी मॉडल पेपर सेकंड लेकर के, ठीक है।